हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एनपीए गैर निष्पादन परिसंपत्तियाँ, जिसको हम एनपीए बोलते हैं। यह विशेषकर आरबीआई, बैंक और लोन से जुड़ा हुआ है। सरल भाषा में एनपीए किसे कहते हैं? एनपीए का मतलब ये होता है कि जब कोई बैंक या वित्तीय संस्था कोई ऋण देती है तो और उसका ऋण यानी उसका जो लोन का पैसा है वो किस्त के रूप में या ब्याज के रूप में 90 दिन के भीतर अगर वो भुगतान नहीं होता है तो उसको एनपीए खाते में डाल दिया जाता है। यानी कि बैंक का ऐसा पैसा जो उसको पैसा कमा के नहीं दे रहा है। अब एनपीए का मतलब क्या होता है? यह बताता है कि बैंक की गुणवत्ता कैसी है, अर्थव्यवस्था में जोखिम कितना है, अक्षमता कितनी है। यानी कि अगर कोई पैसा ले करके और वो चुका नहीं पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में रिस्क ज़्यादा है। अगर किसी बैंक का एनपीए ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो बैंक कमज़ोर है, नया कर्ज महंगा होगा, विकास की गति धीमी होगी। यानी कि लोग जिस काम के लिए लोन ले रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। एनपीओ को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट। अब स्टैंडर्ड एसेट क्या है? स्टैंडर्ड एसेट वो है कि वह बैंक का वह लोन या वह पैसा जिसकी किस्त बराबर बैंक को प्राप्त हो रही है। अब सब स्टैंडर्ड एसेट जो पहला प्रकार है एनपीए का, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पैसा 12 महीने तक एनपीए रहा हो, आमतौर पर अगर कोई पैसा 90 दिन तक बैंक को नहीं मिलता है तो वो पैसा एनपीए माना जाता है। लेकिन सब स्टैंडर्ड एसेट अगर 12 महीने तक कोई पैसा नहीं मिला तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पैसा मिलने की संभावना है, रिकवरी की संभावना है, लेकिन बैंक का जोखिम मौजूद है। फिर आता है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट क्या होता है कि बैंक का वह पैसा या वह लोन जो 12 महीने से अधिक समय तक सब स्टैंडर्ड रहा हो, यानी कि उसकी वसूली पर संदेह हो कि वो पैसा वापस आएगा कि नहीं, यानी कि वो पैसा गंभीर समस्या दिखाता है बैंक की। फिर एक होता है लॉस एसेट, तीसरा, जिसकी वसूली लगभग असंभव है और इसको बैंक द्वारा इसको घाटा मान लिया जाता है। यानी कि वो पैसा या वह लोन जो अब नहीं मिलेगा बैंक को। अब जो हम बताए कि स्टैंडर्ड एसेट, इसका मतलब क्या है? जो जिसका भुगतान समय पे हो रहा हो, एनपीए नहीं होता है। अब कोई पैसा या कोई लोन एनपीए बनता कैसे है? अब इसको जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट कहा जाता है और इसकी 3 श्रेणी होती है, 0, 1, 2। अगर कोई देरी यानी किसी लोन को चुकाने में कितना देरी हो रही है, अगर 1 से 30 दिन की देरी हो रही है तो SMA 0, 30 से 60 दिन, 31 से 60 दिन तो SMA 1 और 61 से 90 दिन तक SMA 2। यानी कि पहले 90 दिन तक इन 3 श्रेणियों में वो पैसा होता है। फिर अगर 90 दिन तक वो पैसा वापस नहीं मिलता बैंक को किस्त के रूप में या ब्याज के रूप में तो उसको एनपीए मान लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि एक होता है प्रोविजनिंग। अब प्रोविजनिंग क्या होता है? तो प्रोविजनिंग ये होता है कि उसका एक इलाज है कि जो संभावित नुकसान होगा बैंक को, अब उसकी भरपाई के लिए बैंक कुछ पैसा रखती है। इसी सिस्टम को कहते हैं प्रोविजनिंग। यानी कि एनपीए जितना ज़्यादा होगा प्रोविजनिंग उतनी अधिक करनी पड़ेगी। राइट ऑफ क्या होता है? राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि जो लोन होता है उसको खाते से हटा लिया जाता है, लेकिन उधारकर्ता की देनदारी ख़त्म नहीं होती। यानी कि जिस आदमी ने पैसा लिया है उसकी देनदारी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि बैंक अपने खाते से उसको हटा लेती है। अब एक चीज़ और आता है इसमें कि आखिर जो बैंक का पैसा फंसा हुआ है बड़े बड़े कारपोरेट
कोई संस्था, कोई व्यक्ति या कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री जो पैसा या लोन ली हुई है उसकी अगर वो नहीं चुका रही है तो बैंक उसकी रिकवरी कैसे करेगी, यानी उनसे पैसा वापस कैसे लेगी। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत सारे कानून और संस्थाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं, जैसे सरफेसी अधिनियम, दिवालिया अक्षमता और शोधन कोड IBC। तो अब हम IBC के बारे में थोड़ा जानेंगे। IBC क्या है? IBC का मतलब होता है दिवालिया अक्षमता और शोधन कोड। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। अब जो बड़े कारपोरेट फर्म और व्यक्तियों के दिवालिया होने पर समाधान निकालती है और 180 से 330 दिन का ये समय देती है। और बैंक जिससे कि NPA की समस्या, जो कारपोरेट हैं, जो कंपनियां हैं, उनकी ये समस्या ये IBC कोड के द्वारा सुलझती है। अब NPA बढ़ने का कारण क्या होता है? अब NPA बढ़ने का कारण यह है कि बिना उचित जांच के ऋण, यानी बैंक जो है जिस भी व्यक्ति या संस्था को ऋण दे रही है बिना उसकी जांच किए उसको लोन दे दिया। फिर क्या है कि राजनीतिक हस्तक्षेप, किसी नेता के दबाव में लोन दे दिया। फिर आर्थिक मंदी है, यानी कि मार्केट में पैसा चला गया है लेकिन बिजनेस नहीं चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है, लोगों का धंधा मंदा पड़ा हुआ है। फिर कारपोरेट कुप्रबंधन, यानी कारपोरेट के अंदर अगर समस्या है तो वो उस पैसा जनरेट नहीं कर पा रही है। फिर एक होता है विलफुल डिफ़ॉल्टर, यानी कि किसी ने जानबूझ के अपने आप को डिफ़ॉल्टर घोषित कर लिया है। अब NPA का प्रभाव क्या होगा? भाई पैसा बैंक का है तो अगर पैसा उसका ज़्यादा फंसेगा तो बैंक की जो प्रॉफिट है वो घटेगी। फिर जब पैसा इससे बैंकों के पास पैसा कम होगा तो नया ऋण देने की क्षमता कम होगी। फिर सरकार पे पूंजीकरण का दबाव होगा, यानी सरकार को बैंक बचाने के लिए प्रयास करना होगा, पैसा देना होगा। फिर आर्थिक विकास प्रभावित होगा, यानी कि अगर बैंक का ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है तो आर्थिक विकास प्रभावित होगा। अब NPA का जो संबंध है वित्तीय समावेशन से। अब वित्तीय समावेशन का मतलब ये होता है कि किसान, मजदूर, स्वयं सहायता समूह, महिलाएं, ऐसे जो छोटे छोटे समूह हैं उनको बैंक के दायरे में लाया जाए, उनको औपचारिक क्षेत्र से जोड़ा जाए, उनको बचत करना, इन्वेस्ट करना और छोटे छोटे काम धंधे करने के लिए उन्हें लोन देना, ऐसी चीज़ों को वित्तीय समावेशन से संबंधित होती हैं। अब अगर NPA होगा तो बैंक क्या करेगा? वो लोन नहीं देगा, यानी लोन देने में बैंक को डर लगेगा। फिर गरीब और छोटे व्यवसायियों को लोन मिलना कठिन होगा। फिर क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में गति नहीं आएगी। तो इसके लिए यह है कि संतुलित ऋण नीति को अपनाना चाहिए, यानी बैंक को भी नुकसान ना हो और उसका ज़्यादा पैसा फंसे नहीं। यानी कि NPA क्या है कि यह एक बैंकों का एक रोग है। अब देखिए, एक है पारा क्या है? अब पारा को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी। अब NPA के संबंध में ये कैसे संबंधित है? इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो संपदा पुनर्निवेशन एजेंसी इसको कहते हैं। अब सरकार द्वारा ये एक संस्था थी, ये बैंक या RBI द्वारा नहीं थी और ये अभी लागू नहीं हुआ है। अब ये क्या करेगी? सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, बड़े कारपोरेट का जो बहुत ज़्यादा हो गए थे, बैंक खुद से उनका समाधान नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए जो है क्या करेगी ये
पारा ये करेगी कि कारपोरेट के जो बड़े एनपीए हैं, यानी जो उनका बड़ा बकाया है, वो उनको अपने पास ले लेगी और अपने पास ले करके उनकी वसूली करेगी। यानी कि जो बड़े एनपीए हैं वो पारा को ट्रांसफ़र कर दिए जाए, इससे बैंक की बैलेंस शीट साफ होगी। एक तरीके से ये बैड बैंक की तरह काम करेगा। अच्छा लोन बैंक के पास रहे, ख़राब लोन पारा के पास रहे। अब पेशेवर तरीके से काम करेगा, यानी राजनीतिक दबाव से मुक्त होगा, विशेषज्ञों द्वारा होगा, पुनर्गठन या बिक्री या दिवालिया का प्रक्रिया करेगी, निर्णय लेने में तेज होगा और व्यवहारिक फैसले लेगी। सरकार का समर्थन है, इसलिए पारा को लाया गया कि बैंकों की जो समस्या है, उनका जो पैसा डूब रहा है, उसको सुलझाने के लिए एक पारा जैसी संस्था को बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि एक है सरफेसी एक्ट 2002। इसको बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो ये क्या है? सरफेसी एक्ट 2002 क्या है? सरफेसी एक्ट 2002 ये है कि अगर बैंक का पैसा कोई वापस नहीं कर रहा है तो बैंक के पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट जाए, लेकिन कोर्ट के चक्कर में बैंक का पैसा फंसा रहे। तो इसको इसलिए लाया गया कि बिना कोर्ट जाए कोई समाधान निकाला जाए। यानी कि बैंक द्वारा लोन देने से पहले जो कुछ संपत्ति बंधक के रूप में रखा गया था, गिरवी रखी गई थी उसको जब्त करके बेचा जा सके और उससे ऋण की भरपाई की जा सके। तो अब क्या होता है कि अगर खाता एनपीए बनता है 90 दिन में, और बैंक क्या करेगी, 60 दिन का नोटिस भेजेगी, पूरा बकाया चुकाने का मौका देगी। फिर क्या होगा, अगर भुगतान नहीं होता है तो संपत्ति पर कब्जा कर लेगी बैंक। कोई कंपनी है तो उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेगी, संपत्ति है तो नीलाम कर देगी, नीलामी से जो पैसा होगा उससे रिकवरी कर लेगी। इससे क्या होगा, बैंकों का जो फंसा हुआ पैसा है वह वापस आएगा। अब कुछ चुनौती हैं क्या, कि कानूनी चुनौती, कंपनी को चलाने का समाधान नहीं। अगर मान लीजिए कि बैंक ने किसी कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया तो उसको चलाएगी कैसे। फिर बड़े कारपोरेटों का केस, ये सब। आईबीसी की चर्चा हम कर चुके हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 बोलते हैं इसे, आईबीसी कोड 2016। इसका मतलब ये होता है कि इसको इसलिए लाया गया कि कंपनी को बचाने के लिए कोई रेजोल्यूशन लाया जाए। जैसे सरफेसी में क्या है कि अगर सरफेसी में कोर्ट बैंक चला गया या सरफेसी कानून के अंतर्गत कंपनी को या प्रॉपर्टी को बेच करके उस लोन को चुकाना पड़ेगा। लेकिन आईबीसी कोड ये कहता है कि कंपनी भाई देश में रोज़गार सृजन कर रही है तो कंपनी को बचाना है, ना कि उसको तुरंत बेच करके और घाटा पूरा कर लिया जाए। अब ये क्या है, इसमें अधिकतम 180 से 150 दिन का समय दिया जाता है। क्या होता है, कंपनी का नियंत्रण प्रमोटर से हट जाता है, किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया जाता है। इसमें बैंक निर्णय लेने लगती है। रेजोल्यूशन प्लान में नया खरीदार ढूंढा जाता है या पुनर्गठन करने की कोशिश होती है। अगर कंपनी फेल होती है तो उसका लिक्विडाइजेशन भी करने का प्रयास किया जाता है।
इन सब से क्या होगा? इन सब से ये होगा कि समयबद्ध समाधान होगा, प्रमोटर का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, यानी कि वो लोग जो कंपनी को शुरू किए थे उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। बड़े कारपोरेट एनपीए के लिए ये प्रक्रिया प्रभावी मानी जाती है। अब सरफेसी और आईबीसी दोनों लोन को रिकवरी करने के लिए बनाए गए हैं। सरफेसी कहता है कि संपत्ति उसकी बंधक संपत्ति बेच के पैसा ले लो। आईबीसी कहता है कि अगर कोई कंपनी है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो उसको बेचो नहीं, उसका कोई समाधान निकालो। अब सरफेसी क्या है? ये रिकवरी करता है, आईबीसी समाधान निकलता है। सरफेसी में शुरू में कोर्ट नहीं जाता है, आईबीसी में एनसीएलटी में केस चलता है। फोकस क्या है? सरफेसी कहता है कि संपत्ति बेचकर पैसा निकाल लो, आईबीसी कहता है कि कंपनी को बचाओ। सरफेसी जो है छोटे लोन, रिटेल लोन, एमएसएमई या छोटे व्यवसाय, इन सब पे ज़्यादा प्रभावी है। आईबीसी को बड़े कारपोरेट, बड़ी कंपनी के लिए ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। सरफेसी में क्या होता है कि ज़्यादा तेज रिकवरी होती है, आईबीसी में एक प्रॉपर समय दिया जाता है। अब क्या करना चाहिए? पहले बैंकों को सरफेसी से दबाव बनाना चाहिए, और अगर जो पैसा लिया है वो गंभीर नहीं है तब उसको आईबीसी का डर दिखाना चाहिए, उससे सेटलमेंट करना चाहिए। यानी कि पहले सरफेसी वाला डंडा चलाओ, फिर अंतिम हथियार आईबीसी के रूप में निकालो। धन्यवाद।